गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि सीआरपीसी के सेक्शन सेकंड में दे रखी है ए से वाई तक। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है क्योंकि मैं एडीए की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अगर कोई नीडी होगा तो उसकी हेल्प हो जाएगी। तो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन वीडियो मेकिंग और एक्सेट्रा, तो मैं डायरेक्ट की फ़ोटो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर मुझे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं बस अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होएगा। हम सेक्शन 2 से पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस पहले स्केड्यूल में जिस फर्स्ट स्केड्यूल दे रखा है सीआरपीसी के पीछे, उसमें जिस चीज़ को बेलेबल बताया गया है वही बेलेबल होगा, वही ऑफेंस। ठीक है, या किसी अन्य लॉ के द्वारा जिसको बेलेबल बताया गया है उसको भी बेलेबल माना जाएगा। और नॉन बेलेबल क्या? जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल होएगा। कंक्लूज़न क्या है इसका? ए का कंक्लूज़न, इसमें दो बातें दे रखी है। बेलेबल जो पहले स्केड्यूल में बताया गया है और जो कि अन्य किसी लॉ में जिसको बेलेबल कहा गया है उसी को ही बेलेबल मानेंगे। और नॉन बेलेबल जो बेलेबल नहीं है उसको। अब ये फर्स्ट स्केड्यूल में पीछे जो सीआरपीसी में पीछे जो स्केड्यूल दे रखा है इसमें 6 कॉलम है। तो ये कॉलम पूछ लेता है कि भाई कितने कॉलम है। तो उसको याद करने का एक ट्रिक है SOP CBT, SOP CBT। आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा। बी है चार्ज। चार्ज में क्या दे रखा है? चार्ज क्या होता है? फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ ऑफेंस, मतलब कौन सा चार्ज लगाते हैं। अगर आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल देखिए, सेकंड स्केड्यूल में जो 32 प्रारूप दे रखा है ना, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चार्ज एक हेड में भी लग सकता है कि भाई मैं फलाना मैजिस्ट्रेट और मैं आप पे 302 का चार्ज लगाता हूँ। एक अपराध है तो एक का लगा देगा, और एक से ज़्यादा अपराध किए हैं तो एक से ज़्यादा, जैसे 302 के साथ कोई और अपराध लगा दिया उसने, जैसे उसने कोई 302 के साथ उसने किसी पब्लिक सर्वेंट पे हाथ उठाया है तो वो सेक्शन लगा देगा। तो एक सेक्शन का भी चार्ज लग सकता है और एक से ज़्यादा का भी। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? मतलब ये पूछ लेते हैं कि किस में दे रखा है, सी में दे रखा है या कहाँ दे रखा है इसका, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर भी, और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है सीआरपीसी में, ये भी पूछते हैं। तो इसको मैंने तो याद किया है CL के हिसाब से। छुट्टियाँ मिलती है ना, C से कॉग्निजेबल और L से नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल अपराध क्या होता है? कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस, ये भी फर्स्ट स्केड्यूल में दे रखा है, पर कॉग्निजेबल अपराध में जहाँ भी सीआरपीसी के फर्स्ट स्केड्यूल में लिखा होगा ना ये अपराध कॉग्निजेबल है, वहाँ पे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। या फिर किसी अन्य लॉ में ये दे रखा हो कि भाई पुलिस जहाँ बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उसको भी कॉग्निजेबल कहेंगे। सी के साथ में एल लिख लो आप, जिसमें नॉन कॉग्निजेबल दे रखा है। कंप्लेन क्या होती है? कंप्लेन एलिगेशन होता है, मतलब एक तरीके से दूसरे पे आरोप लगाना होता है। ये पूछ लेते हैं। ये ओरल भी होती है और राइटिंग में भी हो सकती है। किसको दी जाती है? मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो मैजिस्ट्रेट है उस कंप्लेन पे एक्शन ले। ये नॉन पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है और अननोन के खिलाफ भी हो सकती है, और इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के खिलाफ हमने FIR दर्ज करी और बाद में पता चला कि भाई ये तो मतलब कंप्लेन केस बन रहा है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? कंप्लेन सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल अपराध में हो सकती है। कॉग्निजेबल अपराध में सिर्फ FIR हो सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल दोनों में परिवाद हो सकता है। हमने FIR दर्ज करी थी, हमें लगा भाई कोई कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, पुलिस जहाँ बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, हमने सोचा था वो अपराध हुआ है। ठीक है, पर कंप्लेन क्या है? जहाँ पे कॉग्निजेबल अपराध हो, चाहे पुलिस गिरफ्तार कर सकती हो या नहीं कर सकती, दोनों केस में हो सकता है। हमने तो सोचा था कॉग्निजेबल अपराध किया है, पर बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट की तो पता चला कि ये नॉन कॉग्निजेबल अपराध हुआ है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको हम कंप्लेन मान लेंगे,
जो एफआईआर वगैरह जो की है, और जो पुलिस ऑफिसर है उसको हम कंप्लेनेंट मान लेंगे। ये भी प्री में भी पूछते हैं, ये भी पूछ लेते हैं नॉन और इसमें प्री के क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो क्या, कंप्लेन ओरल और राइटिंग में हो सकती है। दूसरा, किसको की जाती है, मैजिस्ट्रेट को। किस उद्देश्य से की जाती है, कि मैजिस्ट्रेट उस पर एक्शन ले। किसी जिस अपराधी को आप जानते हो उसकी रिगार्डिंग भी हो सकती है, नॉन या अननोन दोनों के खिलाफ हो सकती है। इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोग्निजेबल अपराध निकल जाता है फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको कंप्लेन मान लेंगे। कोई कोग्निजेबल अपराध का किया था और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा अरे ये तो कोग्निजेबल अपराध नहीं है, नॉन कोग्निजेबल है, तो उसको हम कंप्लेन मान लेंगे, और जिस पुलिस ऑफिसर ने किया है उसको कंप्लेनेंट मान लेंगे। अब हाई कोर्ट क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये उर्मिला राठी मैम ने एक ट्रिक बताई थी तो मैंने वहाँ से किया है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद में ई आता है, उस हिसाब से उन्होंने ये बनाई थी शायद। हाई कोर्ट क्या, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। हाई कोर्ट किसी स्टेट का भी हो सकता है। हाई कोर्ट किसी यूटी, मान लो यूटी में खुद का नहीं है पर कोई अन्य हाई कोर्ट है जहाँ किसी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। मान लो कोई ए स्टेट है, वहाँ का हाई कोर्ट उस ए स्टेट के भी मैटर देखता है और उसके पास में जो यूटी है ना उसके भी मैटर देखता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, यूटी टू विच जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ। कानून के द्वारा एक्सटेंड किया गया है कि भाई वो उस स्टेट के भी देखेगा और एक्सटेंड करके उस यूटी के भी मैटर्स देखेगा, तो उसको हाई कोर्ट कहा गया है यहाँ पे। या किसी अन्य यूटी के केस में, मान लो किसी अन्य यूटी के केस में ये बोल रहा है, ये इन एनी अदर यूटी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, जहाँ पे अपील की जाती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के। मान लो वहीं पे कोई वो बना दिया, कोर्ट बना दिया और जिसमें हाईएस्ट अपील की जाती है, उसकी अपील या तो मान लो उसी एरिया में की जाए, उसी यूटी में कोई हाई कोर्ट बना दिया या तो उसमें अपील की जाए, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाके वो अपील कर रहा है दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में, तो वो माना जाएगा। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आता, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बोला है इसने, अदर देन सुप्रीम कोर्ट। एफ में जो फॉरेन नहीं है वो इंडिया है, ठीक है। टू विच दिस कोड एक्सटेंड, तो इसमें कहाँ पे इंडिया में क्या आएगा, जो हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा, पूरा भारत आ जाएगा। जम्मू कश्मीर भी सीआरपीसी लागू होती है, पर नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे 8, 10 और 11 चैप्टर अप्लाई होंगे। अब इंक्वायरी क्या होती है, जी से जांच, ठीक है, जांच को हिंदी में इंक्वायरी बोलते हैं, तो याद करने का, जी से जांच, इंक्वायरी, ठीक है। अदर देन ट्रायल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। इंक्वायरी क्या होती है, जो ट्रायल नहीं है, और इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट कंडक्ट करता है, ठीक है। अब एच में हिस्ट्री, किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हिस्ट्री निकाल रहे हैं एक तरीके से उसकी, तो इसमें क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। कौन करता है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर करता है, मैजिस्ट्रेट नहीं करता कभी भी। तो मैजिस्ट्रेट खुद नहीं करेगा, तो इसमें नीचे लिखा हुआ अदर देन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकता है, जैसे ईसीडी सीबीआई वालों को या आईबी वालों को कर दिया, ठीक है। अब आई में क्या कह रहा है, आई में बोल रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ये GHI जो है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना होगा कि जी में क्या है, एच में क्या है, आई में क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, जिसमें एविडेंस लिए जाते हैं या लिए जा सकते हैं, में, इज़ और में, लीगली टेकन ऑन ओथ, तो उसको बोलेंगे। जैसे इंक्वायरी हो गई, ट्रायल हो गई, उसमें एविडेंस ओथ पे लिए जाते हैं, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आएगा। अब लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, जे से ज्यूरिसडिक्शन, तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स कोई भी लोकल एरिया जिस पे कोर्ट या मैजिस्ट्रेट अपनी सभी या कोई पावर अप्लाई करता है उस लोकल एरिया पे। फॉर एग्जांपल आमेर कोर्ट है, तो आमेर कोर्ट का जो मैजिस्ट्रेट है तो उसकी जुरिसडिक्शन क्या होएगी, पूरा आमेर वाला जो एरिया है वो होएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से इस सेक्शन का मतलब ये है, एक बार हम
पहले एक बार इसको लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन रिलेशन टू कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है? कोर्ट शब्द ही क्यों नहीं लिखा? मैजिस्ट्रेट में तो जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम, ठीक है, एडिशनल सीजीएम, ये आ जाएंगे। कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, और हाई कोर्ट वगैरह ये सब आ जाएंगे। मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस कोड। जैसे मैंने बताया आमेर कोर्ट है, उसमें वो क्या कर सकता है, अपनी सभी या कोई पावर यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रैकेट में इसने एक बात दे रखी है, ये क्या कह रहा है, एंड सच लोकल एरिया कंप्राइज द होल ऑफ स्टेट और एनी पार्ट। ये जो एरिया है ना, लोकल एरिया जो है जुरिस्डिक्शन का, इसमें पूरा स्टेट भी आ सकता है, स्टेट का कोई पार्ट भी आ सकता है अगर स्टेट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी करे। मान लो अगर राजस्थान की सरकार ये कह दे, आमेर जयपुर में आता है, राजस्थान सरकार ये कह दे कि भाई जो आमेर का कोर्ट है उसके जो जज हैं उनकी जुरिस्डिक्शन पूरा जयपुर है, तो मतलब एनी पार्ट ऑफ स्टेट, या सिर्फ जहाँ पे एक्चुअल में है वो उसके बारे में बोल दे, या पूरे स्टेट के बारे में बोल दे कि भाई पूरे स्टेट में उसकी पावर है। तो उसके हिसाब से ये सेक्शन, ये जो है एक सेक्शन 44 है, उसमें लोकल जुरिस्डिक्शन का प्रोविज़न दे रखा है, उसके साथ हम पढ़ेंगे तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो वैसे तो जहाँ पे मैजिस्ट्रेट या कोर्ट जो होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर बैठ रहे हैं जिस एरिया में, वही जुरिस्डिक्शन है। पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उस एरिया के अलावा मतलब वो उस और भी उसको एक्सटेंड कर सकती है उसकी जुरिस्डिक्शन को पूरे स्टेट तक या स्टेट के किसी हिस्से तक, ये मतलब है इसका। अब के में मेट्रोपॉलिटन एरिया,